हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, उसके एक और लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स में बात किया है कि रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होते हैं। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन के कौन कौन से अफेक्टिंग कारक हैं या अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। अदरवाइज यह लेक्चर आपको समझ में आएगा वैसे भी, लेकिन थोड़ा कम आएगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम एक एक चीजों को समझना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग अपने नोट्स बुक को लेकर नहीं बैठे हैं तो जरूर लेकर बैठ जाइए। और अगर आप सभी को अभी नोट्स नहीं बनाना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब यहां पर हम चलिए बात करते हैं कि अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। कोई भी जब रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पर वहां पर कितना तेजी से कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उसी को ही हम रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ये सभी चीजें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें बात किया है, इन सभी चीजों में हमने एक बात नोटिस किया है कि जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन हम निकाल रहे हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन है उनका ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी कि उन्हें ही हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन निकल रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि यहां से हमें यह बात क्लियर हो रही है कि जो भी रिएक्शंस होते हैं उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब जो रेट ऑफ द रिएक्शन होते हैं इनमें कई प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। यहां पर हम 5 से 6 प्रकार के फैक्टर्स पर बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के बाद हम केवल 2 ही फैक्टर को ही पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला फैक्टर होगा कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या है। दूसरा फैक्टर ये होगा कि रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर, या फिर ऐसा ना कहें, दूसरा पॉइंट ये होगा कि टेम्परेचर पर हमारा रिएक्शन भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम जनरल तौर पर देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन का तो वह रिएक्शन बहुत ही तेजी से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीजों पर बात करते हैं। तो चलिए यहां पर हमारा जो सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर आता है वह है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि अगर हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसमें A+B रिएक्टेंट्स होंगे और ये जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर ही हम बात करते हैं कि अगर हम A का कंसंट्रेशन बढ़ाएं या B का कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, इन चीजों पर ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपके बुक में लिखा गया है वो चीजें लिखी गई हैं, लेकिन हम इन चीजों को समझेंगे भी। देखो, सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोग अपने नोटबुक में लिखिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कहता है कि वी नो दैट, हम यह जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो समय के साथ घटते जाते हैं। ये हम एक्सपेरिमेंटली देखे हैं। ठीक है, हमने नहीं, ये साइंटिस्टों ने देखा है। वैसे भी आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी ये आपको देखने को मिलेगा कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन हो, उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो समय के साथ घटता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन होते हैं वो घटते जाते हैं समय के साथ। ठीक है,
और इसी वजह से जब हम रिएक्टेंट्स के रेट ऑफ द रिएक्शन को कर रहे थे तो उसमें हम आगे माइनस साइन को लगा रहे थे, जिससे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, ये चीजें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉल्स विथ टाइम। कहता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो समय के साथ घटता है। सो इस प्रकार इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट होता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या कहता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ROR, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पर मैं शॉर्टली लिख देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसके? रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूं, ऐसा कई बार देखा गया है, यह जनरल तौर पर हम बात कर रहे हैं कि जब भी हमारा जो रिएक्टेंट्स है इनके अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स के अगर इनको हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वह भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा जनरल तौर पर देखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़े ही। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्टेंट्स के अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, यहां पर मैं पॉइंट के तौर पर लिख देता हूं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, केवल इतना ही आपको अपने कॉपी में लिखना है और यहां पर जो मैं समझाने जा रहा हूं इन चीजों को केवल बस समझ लेना है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो यहां पर हम कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट्स कि अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा जनरल तौर पर देखा गया है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हमारा जो रिएक्टेंट्स हैं इनके अगर हम कंसंट्रेशन को घटाते हैं या फिर इसी को ही हम बढ़ाते हैं तो ऐसा भी केस देखा गया है कि जो ROR है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन वो घट भी सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अगले पॉइंट पर भी अगर हम बात करें तो अगर हमारा रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो जो ROR है वो घट जाएगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर इसे हम घटाते हैं तो यह बढ़ भी सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जनरल तौर पर अधिकांश रिएक्शन में ऐसा ही देखा गया है कि जो हमारा रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल बढ़ेगा। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है, लेकिन ऐसे भी पॉसिबल है, इसलिए मैंने ये बता दिया। लेकिन आप सभी के बुक में ये नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यही नॉर्मल तौर पर देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको लिखना नहीं है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 1 2 3 गॉन। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। जैसे हमारा अभी तक हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स के थे वैसे प्रोडक्ट के भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर ही बात किए थे। वैसे ही अब यहाँ पर हमारा टेम्परेचर का पॉइंट आता है। हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं, आप सबके अगर कॉलेज में होता है तो आप सभी को पता होगा, नहीं होता है तो यहाँ पर समझो। हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर एक होता है बर्नर, ठीक है, जिसमें से आग के लपटें ऐसे निकलती रहती हैं। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट ट्यूब को लाते हैं और इसे हम गर्म करते हैं। कब करते हैं? जब इसमें हम कंपाउंड्स को किसी एसिड या बेस के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ हम मिलाकर उसे गर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे यह फायदा होता है कि जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो तेजी से होने लगते हैं। नहीं तो गर्म करने की क्या जरूरत थी? अगर आप लोग प्रैक्टिकल करते होंगे तो ये चीजें देखे होंगे। हम लोग भी जब प्रैक्टिकल करते थे जब हम लोग भी प्रैक्टिकल करते थे तो ऐसे बहुत लगभग सभी प्रैक्टिकल में ऐसे ही किया जाता था कि टेस्ट ट्यूब लिया जाता था, उसमें कंपाउंड्स को डाल दिया जाता था, या तो वाटर के साथ उसे घोलकर गर्म किया जाता था, या तो एसिड के साथ, या तो बेस के साथ। ऐसे टेस्ट ट्यूब को उठाया जाता था और ये जो हमारे पास पकड़ने वाला पिन होता है उसके साथ उस पर लगाकर गर्म किया जाता था। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम
किसी भी कंपाउंड्स को, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, जो इस रिएक्शन का दर है, वो जब हम गर्म करते हैं तो वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। आप वाटर को देखते होंगे, जब हम बॉयल करते हैं तो बहुत तेजी से बॉयल होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉयल होने का पॉइंट होता है या फिर जो बॉयल होता है, वो बहुत तेजी से होने लग जाता है। तो यही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हर केस में यही देखा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह बढ़ता ही है, कभी भी घटता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट केसेस राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर डबल और ट्रिपल ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा देखा गया है कि जब भी हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी रिएक्शन का बढ़ा देते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो या तो 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स बढ़ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। सोचो, केवल हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर है उससे हम केवल 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा दिए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए आगे लिखा गया है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 2 टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। क्या कहता है कि जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है कि रेट कांस्टेंट एट, मान लेते हैं हम कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम मान लेते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कहता ये है, ये एक फार्मूला है, आप सभी को लिखना भी है। यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारा रेट कॉफिशिएंट जो है, इसका फार्मूला ये होता है, या फिर रेट कॉफिशिएंट वह वैल्यू कहलाता है जब जो हमारे रेट कांस्टेंट में केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड का बदलाव कर दिया जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन में बदलाव होता है 2 या 3 गुना, वही रेट कॉफिशिएंट कहलाने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही कहता है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वह रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड का बदलाव करते हैं या 10 डिग्री सेल्सियस का बदलाव करते हैं तो उसमें हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह देखा गया है कि 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सभी चीजें आपको लिखनी भी हैं। तो चलिए जल्दी से करिए, 1 2 3 गॉन। तो चलिए अब हम एक और प्रकार के अफेक्टिंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। हम लोग जानते हैं कि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कैटालिस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में यह भी देखा था कि ज़ेगलर-नाटा कैटालिस्ट एक बहुत ही फेमस कैटालिस्ट था जो रिएक्शन की गति को बहुत तेज कर देता था और उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता था वह वेरी यूजफुल प्रोडक्ट होता था। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन का, उसमें जो कैटालिस्ट होता है वह भी मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि कुछ ऐसे भी कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की गति को बहुत तेज कर देते हैं, जैसे कि ज़ेगलर-नाटा कैटालिस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं तो बस एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूं जो कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसे भी कैटालिस्ट पाए जाते हैं इस नेचर में जो रिएक्शन में अगर डाल दिए जाएं तो वो रिएक्शन की गति को बहुत धीमा कर देते हैं। मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे भी कैटालिस्ट होते हैं जिन्हें अगर रिएक्शन में डाल दिया जाए तो वो उस रिएक्शन की गति को बहुत धीमा कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की गति को बहुत तेज कर देते हैं। लेकिन
यह कैटालिस्ट पर भी निर्भर करेगा और रिएक्शन पर भी निर्भर करेगा कि उस रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, ये दोनों पर ही निर्भर करेगा। लेकिन यहां पर हम केवल बात कर रहे हैं कि अगर हम कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं तो वह किस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यही देखा गया है कि जब हम कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं तो वह रिएक्शन की गति को बढ़ाता है। इसलिए यहां पर लिखा भी गया है, ए कैटालिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। कहता है कि जो एक कैटालिस्ट है वह नॉर्मल तौर पर यही देखा गया है कि जो कैटालिस्ट होता है वह रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर या एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर। आते हैं अगले पॉइंट पर। कहता है इन वेरी फ्यू केसेस, बहुत कम केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो कैटालिस्ट होते हैं वो डिक्रीज कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR होता है, यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ कैटालिस्ट, हम कह सकते हैं नेचर ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, अब इसमें भी और भी चीजें हम बात कर सकते। तो हम लोगों ने यह भी समझ लिया कि जो नेचर ऑफ कैटालिस्ट होता है वह भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में भी देख लिया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इन चीजों में हम बहुत ज्यादा चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ ही इनमें से मैंने आप सभी को बताया कि जो कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर है वही हमारे इस पूरे चैप्टर में आगे बात होने वाले हैं। लेकिन इनके अलावा जितने भी अफेक्टिंग फैक्टर्स पर बात करेंगे वो हमारे यहीं ख़त्म हो जाते हैं और यहीं पर शुरू हुए यहीं पर ख़त्म हुए, आगे हम नहीं बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। इसलिए इन चीज़ों को बस केवल ओवरव्यू दे दे रहा हूँ और जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आसानी से कर सकें। और बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो लिखना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3 गॉन। तो अब हमारे पास अगले प्रकार का अफेक्टिंग फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें रेडिएशन का भी इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सभी केमिकल रिएक्शन में इफेक्ट ही डालता हो। यह बात हमेशा नोट करिएगा कि जो कंसंट्रेशन होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं, ये सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उनके वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होंगे वो अफेक्ट होंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें रेडिएशन का भी इफेक्ट होता है। रेडिएशन की अगर बात किया जाए तो जैसे कि हमारे पास जो प्रकाश, जो सनलाइट से जो प्रकाश आते हैं उनकी वजह से जो हमारे रेट, किसी भी रिएक्शन के रेट में बदलाव होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल तौर पर अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझते हैं, फिर उसके बाद जो चीजें लिखी गई हैं उन चीजों पर हम बात करेंगे। हम लोग जानते हैं और शायद हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ये बात पढ़ा था कि अगर हम H2 को Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये दोनों जो होते हैं वो एक्चुअली गैसियस फेज में ही होते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं 2HCl और ये हो गया गैसियस फेज। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये हम बात कर रहे हैं कि ये सनलाइट में हो रहा है, यानी कि Hν, यानी कि जो हमारा फोटॉन है वह इस रिएक्शन में एक रेडिएशन का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर हम फोटॉन को बढ़ाते हैं, फोटॉन मतलब क्या, Hν। ठीक है, यहां पर एक चीज नोट कर लो, जो हमारे पास फोटॉन है अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास पहले थोड़ा सा है तो नॉर्मल जो रिएक्शन होता है वो हो रहा है। लेकिन अगर हम फोटॉन के कणों को बढ़ा दे रहे हैं, उनके एनर्जी को नहीं बल्कि फोटॉन को ही हम बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि उनके लाइट के इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो Cl2 होंगे, जो H2 होंगे, ये धड़ाधड़ टूटने शुरू हो जाएंगे। और जब ये Cl2 और H2 एक दूसरे से टूटने शुरू हो जाएंगे तो ये दोनों फटाफट HCl का भी निर्माण करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फोटॉन की अगर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हम सभी रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ स्पेशल काइंड के रिएक्शन पर ही बात कर रहे हैं। The rate of the certain reaction may be speed up by the absorption of photons of certain radiations। क्या कहता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जब फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उस रिएक्शन का जो स्पीड होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह भी बढ़ जाता है। ऐसे प्रकार के रिएक्शन को सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को ये एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख लेना है और यहाँ पर हम इसे क्लोज भी करेंगे। अब इसमें एक और दो प्रकार के हैं, 2-3 प्रकार के और भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम इसमें और प्रकार के अफेक्टिंग फैक्टर पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को और भी प्रकार के अफेक्टिंग फैक्टर के बारे में पढ़ना है तो आप सभी लोगों के पास बुक होगा, उसमें से पढ़ लीजिएगा। 2-3 प्रकार के और अफेक्टिंग फैक्टर हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो ज़रूर परचेज कर लीजिए, चाहे आप पास की दुकान से ले सकते हैं या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी लोग जाकर परचेज कर लीजिए, जिससे आपके लिए बेनिफिट ही होगा। और जो भी नोट्स हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, 1 2 3 गॉन। ठीक है, और जो भी नोट्स हैं वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। और हम तो यही कहेंगे कि आप लोग खुद से यहाँ पर नोट बनाया करिए, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, क्या आपको समझ में आया है कि अफेक्टिंग फैक्टर क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।